हेलो एवरीवन। आप लोग मेरे साथ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन इन दिनों कर रहे थे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, व्हाट इज दिस सर, ये क्या लिखा है? दिस इज एक्चुअली टेस्ट पेपर 4। मैंने 4 इनोवेटिव पेपर्स बनाए हैं ताकि मिक्स बैक करके कि ये क्वेश्चन के साथ ये इस बार आने का क्या प्रॉबिलिटी है। तो एक पांचवे की भी मैं कोशिश करूंगा, उसका सिर्फ क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन रहेगा, आंसर अभी नहीं है। बट 4 पेपर्स अगर आप ये कर लेते हो ना, दिस इज एक्चुअली लास्ट 5 साल के एमटीपी आरटीपी में से भी बेस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। वरना आप अपने आप करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अनकॉमन गंदे क्वेश्चंस जो आप साइड किए हुए क्वेश्चंस, उन पर भी मैंने यहां पर फोकस किया है। और ये हमने पूरा पेपर पैटर्न के अनुसार कि क्वेश्चन 1A कहां से आता है, 1B कहां से आता है, उसको ध्यान में रखते हुए किया है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, आप अच्छे से देखिए, चारों वीडियोस को देखिएगा। आपके ईमेल में भी हमने सब भेजवा दिया है, सारे मार्क पीडीएफ विद सॉल्यूशंस, एंड यू मस्ट डू दैट। एंड एक चीज बच्चा पूछता है, सर एग्जाम के एक दिन पहले हमें कैसे रिवाइज करूं? वो भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपको सारे पेपर्स कैसे बैलेंस करने हैं। और एग्जाम के 1.5 दिन के गैप में इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड ईच एंड एवरी लाइन। बल्कि तुमने इंपॉर्टेंट टेक्निकल जो जो पहले एरियाज को लिखा है, पहले वो याद करो, उसको इम्प्रोवाइज करो। उसके बाद रीडिंग अगर टाइम बच जाए तो करना, और वो टाइम बचेगा ही नहीं, ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। और फिर हम मिलेंगे इंटर के लिए। कई लोग रिजल्ट शुरू होने के पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं। इफ दे आर कॉन्फिडेंट, उनको स्कोर पता ही चल जाता है देख करके हम लोग क्लियर होंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर टेस्ट पेपर 4। नाउ क्वेश्चन 1A, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बेस्ड होता है। तो जैसा कि मैंने सारे वीडियोस करवाए थे, मैं आपको वो भी एक लाइन बोलूंगा। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, तुम भी घर पे करोगे और क्वेश्चन 1A को रीड कर लोगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन 1A डलवा देंगे। नाउ राम डायरेक्ट श्याम, आप वीडियो पॉज कर लीजिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं आप पॉज करके रीड किए थे, अब आप इसको यूट्यूब में आगे देख रहे हो। राम डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप्स टू हिम, फॉर हिम। तो मतलब ये कौन हो गया? एजेंट हो गया आपका श्याम। And agrees to give Shyam 11% commission on the sale price fixed by Ram for each laptop. As Government of India put restrictions on import of laptops, Rama thought that the prices might go up in near future. He revoked Shyam's authority for further sale. तो रिवोकेशन पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। आप उन्हें बता दीजिए, आप कर सकते हो। श्याम बिफोर रिसीविंग हिज लेटर, ओ वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसके लेटर आने के पहले, रिवोकेशन लेटर आने के पहले वो बेच दिया था, तो उसकी क्या गलती है? ही आस्क्ड फॉर 11% कमीशन ऑन द सेल ऑफ लैपटॉप्स, एंड वेदर द सेल ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम्स अथॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन रामा। सुन के पता चल जाता है सेल इज बाइंडिंग, यस। एंड वेदर श्याम विल बी एबल टू रिकवर हिज रेम्यूनरेशन, ऑफ कोर्स यस। यस यस यस, सबको पता चल जाता है। बट नाउ द चैलेंज इज, आप आंसर में क्या लिखोगे? कि टर्मिनेशन आप एजेंट की अथॉरिटी का कर सकते हो, पर एजेंट को तो पता होना चाहिए ना कि उसकी अथॉरिटी टर्मिनेट हुई है। याद आया आपको? तो टर्मिनेशन विल विल टेक इफेक्ट, डज नॉट टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू एजेंट। एजेंट को पता ही नहीं है तो उसकी क्या गलती है? तो ऐसे सिचुएशन में जब उसको पता चल गया है, उसके पहले जो भी वो बेच चुका है, ही विल गेट रेम्यूनरेशन फॉर दैट पार्ट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ना इसी पॉइंट पर मैं सिर्फ आए हुए क्वेश्चंस आपको यहां करवा दूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग्स। अब आप आओगे क्वेश्चन नंबर रोमन 2 पर। चलिए स्टार्ट रीडिंग। ये डांसर था, हमारे यहाँ शोज करने वाली थी, अचानक एब्सेंट कर गई, फिर अचानक ज्वाइन भी कर ली और शो वालों ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। पढ़िए।
तो शीना वॉज अ क्लासिकल डांसर और वो इस ऑडिटोरियम में गाने वाली थी फॉर 60 डांस परफॉर्मेंसेज. शी वॉज सपोज टू परफॉर्म एवरी वीकेंड और उसको ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे. आफ्टर मंथ वो नहीं आई बिना बताए. होता है ना, लोग करते ही स्टाफ. और फिर जब वो वापस आई, क्या मालिक टर्मिनेट कर सकता है? ये मेरा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का. ऑफ कोर्स, पर इसमें लिखने का तरीका क्या होगा वो देखेंगे. एंड मैनेजमेंट ने उसको बोल दिया ठीक है गाओ. वापस जब वो आ गई, एब्सेंट की, बदमाशियां की, फिर वापस आ गई, तो मैनेजमेंट बोला अच्छा ठीक है गाओ. और थोड़े दिन बाद मैनेजमेंट बोलता है हमको खराब लगा था उस समय, अब तुम निकलो, दूसरी मिल गई है. नेक्स्ट पार्ट, कैन ऑडिटोरियम क्लेम डैमेजेस इफ इट हैड सफर्ड बिकॉज ऑफ द ब्रीच इन एनी ऑफ द अबव केसेस. तो आपको ये आंसर में, पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है. मैंने हर वीडियो में आपको केस स्टडी पढ़ना भी सिखाया है. देखो मैंने सारे लाइंस अंडरलाइन नहीं किए. कई लोग शीना को देख देख के अट्रैक्ट होते रहते हैं, अंडरलाइन करते हैं. नहीं, जहां जहां आपको ट्विस्ट लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर 3 पार्ट्स हैं, तुम भी एग्जाम में केस स्टडी पढ़ते वक्त तीनों पार्ट्स आइडेंटिफाई करोगे ना. यहां पर देखो, क्या अगर एक प्रॉमिस पूरा एंटायरली परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, तो जो प्रॉमिस ही होगा वो एंड भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और कैन कंटिन्यू ऑल्सो. But once you have continued, you cannot later on cancel it. But in both the cases, damages can be claimed. ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, हमने क्लास में भी पढ़ा था इसको. तो I'll just show you the answer. और आंसर का जो पंच लाइन है, when a party has refused to perform in entirety, the promisee may put an end, जिसको प्रॉमिस किया गया, may put an end और कंटिन्यू, अगर इजी लैंग्वेज में थोड़ा लिखूं. एंड और एक केस, कॉम्पनसेशन का राइट्स आपको एज पर सेक्शन 75 वो रहता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और फिर तीनों पार्ट्स को आप बताओगे एज पर सेक्शन 75, 73, 74, 75, ये सब में डैमेजेस और हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी का रेफरेंस यहाँ दिया गया है. सो व्हेन अ पार्टी हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग इन इट्स एंटायरिटी, एंटायर परफॉर्मेंस वो नहीं कर रहा है, पार्शियल करके फिर एब्सेंट कर गई, फिर अपने हिसाब से आ गई, ये वो वाला क्वेश्चन का बात है. एंड 75 वाज टॉकिंग अबाउट डैमेजेस. तो आंसर्स भी मेरे मार्किंग को देखिएगा मैंने किन शब्दों पर रंग भरा है, बिकॉज दोज फ्रेजेस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन. तो ऐसे एक सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं अगर कंपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर बनी है और बाद में पता चलता है. एनसीएलटी को जब कोई ये बताता है और एनसीएलटी को भी लगता है, वो बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर सकता है ताकि कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सके, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में चेंजेस लाता है इन पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. तो इसको सी बोलते हैं हम लोग. नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स को अनलिमिटेड डिक्लेयर कर देता है, रिमूव कर देता है नाम को. कंपनी की वाइंडिंग अप तक की ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है. आरओसी के पास वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं है. आरओसी को भी अगर पता चलता है नाम फॉल्स इंफॉर्मेशन से रिजर्व कर लिया, वो भी बहुत कुछ कर सकता है, बट वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं कर सकता है. पर और ये सब ऑर्डर्स करने के पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिया जाएगा कंपनी को. एंड अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में थर्ड पार्टी को कोई लॉस के लिए हम एक्सपोज नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर करने दिए जाएंगे. तो यहाँ पे एक टेक्निक मैंने बताया था, CURW, दैट इज पहले तो ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग द मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर. चेंजेस इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. अनलिमिटेड हो गया लाइबिलिटी, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये सब दिखा आपको. एंड सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट. है बोरिंग क्वेश्चन, पर एक बार आप पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में राइट हो जाएगा. नेक्स्ट देखोगे आप, इसी क्वेश्चन में कंपल्सरी पार्ट में एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्या इसको हम स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं. तो थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, आंसर पढ़ लीजिएगा. स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होता है. लोग क्या करते हैं एग्जाम में से, पेड अप शेयर कैपिटल एंड वो टर्नओवर एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो देखते हैं. वो फिगर्स भी, जैसे जब जनवरी में बच्चे एग्जाम दे रहे थे, 26 एक साल था, जनवरी 26 के लिए 4 करोड़ 40 करोड़ था. पर बाद वाले सालों के लिए अगर कोई 26 27 सितंबर में दे रहा हो एग्जाम, वहाँ पे 10 करोड़ एंड 100 करोड़ है, चेक कर लेंगे. तो ये जनवरी 26 के लिए ये फिगर 4 करोड़ एंड 40 करोड़ लास्ट उन लोग के लिए था. बाद में फिगर्स चेंज होने लग गए थे. तो प्राइवेट कंपनी दिख रहा है, बट हो सकता है ये सेटिस्फाई होने के बाद भी अब प्राइवेट कंपनी नहीं है. अगर आप किसी की होल्डिंग, सब्सिडियरी, सेक्शन 8 कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अंडर स्पेशल एक्ट बन जाते हो,
तो आप चाहे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं माने जाओगे। तो ये क्वेश्चन अब आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ओकवुड प्राइवेट लिमिटेड, इसका टर्नओवर भी बहुत फैंसी है, कम ही दिख रहा है, पेड अप कैपिटल भी कम दिख रहा है, बट इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड। तो इस सिचुएशन के कारण अब तुमको पूछ रहा है क्या सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड मतलब इसकी क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई। तो क्या सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड को आप स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं? इशारा मिल गया होगा, नहीं बोल सकते। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को फिर एनालाइज कर लीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ रहे होंगे ना, ऐसे अपने पेंसिल या पेंसिल, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये फिगर्स, ये सबको देखना है। इंस्टेड ऑफ जस्ट रैंडमली अंडरलाइनिंग एनीथिंग, यू हैव टू ब्रेक, यू हैव टू आइडेंटिफाई द की फ्रेजेस जिस पर क्वेश्चन रोटेट कर रहा है, एंड क्वेश्चन में कितने पार्ट्स है वो हमेशा देखने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सी रोमन 1, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म नेम्ड XYZ कंपनी। इस फर्म के बिजनेस में टिम्बर प्रायः यूज होता रहता है। Timber is used in the business of firm in the ordinary course of business. Okay. Why, with an intention to deceive W, a timber dealer, purchased timber on behalf of the company? वो timber खरीद लिया, फर्म का पार्टनर है, खरीद ही सकता है, implied authority. Why uses the timber for construction of his own building? अरे बा गजब गंदा बात, अपनी बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा है, फर्म के नाम पे खरीद के लाया पर अपने बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा है। W had no idea that Y purchased for his own use and claims the payment from the firm. Firm refuses. अरे हम तो टिम्बर कभी मिला ही नहीं, तुम्हारा पार्टनर लिया है ना। म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल जानते हो, इंप्लाइड अथॉरिटी प्रिंसिपल जानते हो, उसके आधार पर अप्लाई होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं पहले आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन पेपर को। Whether the firm is liable to pay the price, will your answer be different if part of the timber is delivered to the firm and rest is used for his personal use, which was not in the knowledge of the firm and W? तब तुम्हारा आंसर क्या डिफरेंट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। पूरा BSF रूल यानी इंप्लाइड अथॉरिटी में हमेशा BSF रूल आपको एक्सप्लेन करना। व्हाट इज BSF रूल आपको पता है, बिजनेस ऑफ द फर्म, द नेम ऑफ द फर्म, ये सब फर्म्स नेम, इसको बोलते हैं फर्म्स नेम। कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड स्कोप के अंदर है, ऐसा प्राय होता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में पढ़ के देखिए, आपको प्राइस देना पड़ेगा दोनों ही केस में, पूरा ही प्राइस आपको देना पड़ेगा। पर BSF रूल अगर आपके आंसर में नहीं हुआ तो जब भी आप रिवाइज कर रहे हो 1922 ये जरूर पढ़ना। देयर आर सम एक्ट्स विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी, हो सकता है एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन आए, व्हाट आर द एक्ट्स बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी। तो एक लिस्ट में पढ़ा के आया था, पहले अब ये समझा देना। एंड बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी का एक डायरेक्ट लिस्ट है, वो भी पढ़ना। सो इंप्लाइड अथॉरिटी से एक क्वेश्चन आने के अच्छे चांस है, पेशेंस से उस पेज पर टाइम डिवोट करिएगा, दैट इज लिटिल कंफ्यूजिंग यूजुअली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन T2A रोमन 1, ध्यान से पढ़ते हैं मिलकर। फिर 2A रोमन 2, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस है। सर हमको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन किस टॉपिक पर है? तो मैं बार बार एक गंदा टेक्निक बताया था, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में जाओगे ना, वहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर ही हेल्पलाइन मिल जाता है कि आपको किस एंगल से लिखना है। वरना कई लोग है ना क्यूट क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें ना इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एंगल से लिख दिया। वो भी लिख सकते थे अगर उसके एंगल से कुछ पूछते, पर यहां पर दे हैव क्लियरली मेंशन्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पक्का? M&O Limited is a supplier of electronic components, entered into a contract on August 1 with PQR for the sale of 1,000 units of microchips. The contract specifically identified the microchip by serial numbers and confirmed they were in a deliverable state stored in warehouse. The contract stipulated that the goods will be delivered on 1st September. On August 10, flood occurred, damaged the warehouse and destroyed the entire stock, including the 100 units intended for PQR Enterprises. तो तुम्हें सेल ऑफ गुड्स एक्ट को रेफर करते हुए बताना है। मिला आपको? What will be your answer if microchips were not specifically identified and marked for PQR enterprises? तो यानी इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में। एक तो हम लोग एक दिन देखे थे that after the contract of say after the agreement to जहाँ supplier entered into a contract, the contract स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। तो ये जो वर्ड आ रहा है ना बार बार, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, और ये डिलीवरेबल स्टेट में थे,
ये भी लैंग्वेज आ रहा है आपको यहाँ पर, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। लुक हियर, स्पेसिफिकली आई, दो आंसर्स हो सकते हैं इसके, मैं आपको ये वाला आंसर दिखा रहा हूँ, पर बहुत सारे माइक्रोचिप्स थे। अनअसर्टेन गुड्स, प्रॉपर्टी कैन नॉट पास until the goods are ascertained, ये सब लैंग्वेजेस दिख रहे हैं आपको। Ownership is already passed to PQR. PQR will suffer the loss. Goods are not specifically and identified. Microchips are not specifically identified and marked. Then seller will bear the loss as the risk transfers. Okay. अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, देखो। तो यहां पर पहले इन्होंने बताया कि अगर ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड वाले केस हैं, तो ऐसे केस में ओनरशिप ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो बायर बेयर करेगा। अगर नहीं आइडेंटिफाइड है, देन व्हाट विल हैपन। तो आपको यहां पर समझाना है 20, 18 एंड 23 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला ही जोन है पूरा, जरूर पढ़ लीजिएगा। पक्का एवरीवन? और इसी का एक तरीका और, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram Bilas Yadav is a farmer. Anna Chips Company approached him and entered into a contract to supply 100 quintal of potatoes to be grown. To be grown, तो इसका मतलब कि आपका इनके संग क्या हुआ है? Agreement to sell हुआ है। Anna Chips made the payment of the price but deliveries after 6 months. Before the delivery, whole crop of potatoes was destroyed due to flood. Oh, flood के कारण, किसी की गलती नहीं है। Anna Chips demanded the payment of price which is already made. अब वो फार्मर से प्राइस मांग रहे हैं, वो बोलते हैं प्राइस तो नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑलरेडी एंटर्ड एंड ऑल क्रॉप्स वे बिलोंगिंग टू अन्ना चिप्स कंपनी। ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई है क्योंकि अभी यहां पर ग्रो होगा, लॉस ऑफ क्रॉप्स मस्ट बी बोर्न बाय इट, प्रोविजंस। ओनरशिप ने क्यों नहीं ट्रांसफर हुई है? बिकॉज ये अग्रीमेंट टू सेल है। तो अग्रीमेंट टू सेल है और यहां पर अभी तो गुड्स रेडी नहीं हुआ है, तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, तो सेलर की ही होगी। और वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, आप ही का था, हो गया सब कुछ। तो अन्ना चिप्स कंपनी कौन हो गया? कैन रिकवर फ्रॉम रामविलास यादव। क्या आप रिकवर कर पाओगे अपना अमाउंट जो आपने दिया था? यस, आप रिकवर कर पाओगे, मुझे तो यही लगता है। वाई ये लगता है? क्योंकि आप देखिए यहां पर फ्यूचर गुड्स का केस है ना, प्रॉपर्टी इज नॉट पास सो इट मस्ट रिटर्न द प्राइस। लैंग्वेज मिला आपको? सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। ऊपर से अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है? जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाए या टाइम लैप्स हो जाए। और ये फ्यूचर गुड्स है, इस फ्यूचर गुड्स को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पर। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, सेम आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो यहां पर ओनरशिप रिस्क, इसे सेल अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस एंड ये टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप वाले जितने क्वेश्चंस थे ना, सेक्शन 1823 अनसर्टेन गुड्स का है, 19, 20, 21, 22 स्पेसिफिक का है, 24 सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, 25 सेल ऑन कैश बेसिस। इनमें से एक हर टर्म में आता है। मुझे पर्सनली लगता है कि आपके एग्जाम में अप्रूवल कैश नहीं आएगा, आपके एग्जाम में ये सब आने वाले हैं, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, बट ओनली द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू फाइंड आउट द प्राइस, वो वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट देखोगे आप, 5 मेंबर थे, पांचों मर गए, उनके ऊपर क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन रीड किया होगा पॉज करके। क्या ये कंपनी खत्म हो गई? क्या ऐसा बोल सकते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी और स्यू और बी स्यूड? तो इसको अननेसेसरली हम बड़ा कैसे करें इस चीज को? हाउ टू एक्सपैंड द आंसर? 7 मार्क्स के लिए क्या किया जाए? आंसर भी पढ़िए, नहीं पढ़ा होगा तो लिख नहीं पाओगे।
तो ये जब 7 मार्क्स का आता है कि परपेचुअल सक्सेशन को एक्सप्लेन करोगे, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर इसको 7 मार्क्स में क्या लिखोगे? तो आइए, ये गंदा क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूं, पेपर जब ब्लॉक ना हो। तो पहले तो परपेचुअल सक्सेशन का बता रहे हो, परमानेंट एग्जिस्टेंस, मेंबर्स के लाइफ पे डिपेंड नहीं करता है, जरूर पढ़ना। गंदे क्वेश्चन को भी लाया हूं ताकि नजरअंदाज ना हो जाए। और ये जो है ना कि आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको भी इन लोग एक्सप्लेन किया है, ये बर्थ से नहीं होता, इट इज़ अ जुडिशियल बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ। ये सब दिख रहा है आपको? अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बैंक अकाउंट, ये सब हो सकता है, अपने नाम में सब कुछ कर सकता है, बस जेल नहीं जाएगा। जो जो इंडिविजुअल्स के लिए हो सकता है वो सब हो सकता है। तो ये आई नो इट्स अ बोरिंग क्वेश्चन, पर कई बार पेपर में बोरिंग को स्कोरिंग बनाने के लिए पहले से ये बुकिश गंदे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी हमारे रेडी होने चाहिए। दैट इज व्हाई आई हैव डन। इसी के नीचे एक क्वेश्चन आया था एलएलपी का, और एलएलपी का भी एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए एमटीपी आरटीपी से। एक तो लाया हूं द एलएलपीज लाइबिलिटीज ऑलवेज लिमिटेड, एंड और एक है व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल्स बिलो 2। तो एलएलपी के लाइबिलिटीज जो होते हैं दैट इज ऑलवेज मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। समझा? पहले तो ये लिखोगे, liability of members is only limited to agreed contribution in LLP agreement, ये भी लिखोगे। In some cases the liability of LLP and its members may become unlimited if fraud has been committed, then LLP and the fraudulent partner, उनकी liability unlimited होती है, बाकी पार्टनर्स को नहीं पकड़ते एक के फ्रॉड के कारण हम। ये भी याद रखना, जेल तक जा सकते हैं ये, फिर 5 साल तक का जेल हो सकता है, इनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उस हर व्यक्ति को जिसको इनके कारण लॉस हुआ है। तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, प्रॉपर्टी से ही इनकी लाइबिलिटीज मीट होती है, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं पकड़ते हैं। पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो सिर्फ अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन एलएलपी अग्रीमेंट तक सीमित है, बट कभी कभी इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, वो भी बताओगे। नंबर बिलो 2 चला जाए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लुक हियर एवरीवन। यहां पे एक आंसर मिसिंग है ना, एलएलपी लाइबिलिटी अनलिमिटेड वाला, ठीक है। बिलो 2 जाने से मोर देन 6 मंथ्स अगर बिजनेस कैरी होता है तो आफ्टर 6 मंथ्स जो भी पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी 6 महीना के बाद वाले पीरियड के लिए इनकी लाइबिलिटी पर्सनल हो जाती है। 6 मंथ्स के बाद वाले पीरियड के लिए जो लाइबिलिटी होती है दैट इज पर्सनल। पक्का एवरीवन? वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट आइटम। तो ये दोनों हो गए, दिस इज इंपॉर्टेंट, मस्ट प्रैक्टिस इट। मेरे वीडियो को फिर से सुनना, मैंने क्या क्या लाइन बोला है, पढ़ाने के समय भी लिखवाया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन स्मॉल एलएलपी वो अलग है, वहां पे हम लोग स्मॉल एलएलपी जब पढ़ते हैं ना, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन से अलग है। स्मॉल कंपनी में तो पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर था, याद आया आपको? स्मॉल एलएलपी आप गूगल भी कर लीजिएगा, उसमें लैक्स में हम लोग खेलते हैं, 25 लाख 40 लाख कुछ है, कॉन्ट्रीब्यूशन 25, टर्नओवर 40। नेक्स्ट आप देखो इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन 3, ऑन dissolution of a firm, what are rights and obligations of partners with respect to settlement and payment, लाइन मिसिंग हो गई, of debts। क्वेश्चन 3B, गंदा गंदा कलेक्शन आरटीपी से लाया हूं, आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है। नेचर ऑफ शेयर्स विथ रेफरेंस टू लीगल पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ट्रीटमेंट एज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड नंबरिंग ऑफ द शेयर्स। ये सारे पॉइंट्स देखिए ध्यान से, तीनों एस्पेक्ट। आंसर्स भी पढ़ना शुरू करिए।
सो जब फर्म डिसॉल्व होता है, क्वेश्चन है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट एंड पेमेंट ऑफ डेट्स। फिर इसमें और एक देखो, सारे गंदे गंदे क्वेश्चंस एक साथ आए हैं। सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट सबसे पॉपुलर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, अगेन अ डिफरेंस विच इज वेरी पॉपुलर। एक डिफरेंस मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कई टेस्ट पेपर्स में बोला हूँ, इवन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन में भी लोग मिस्टेक करते हैं। कोवर्जन अनडू इन्फ्लुएंस डिफरेंस लिखना इजी होता है, तो मैंने एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस का पीडीएफ, कई लोग भोले बन जाते हैं, मैं टेलीग्राम में नहीं हूँ मुझे पता नहीं चला। ईमेल तो आपका खुद का है ना, ईमेल में भी हमने बार बार भेजा है, उसको जरूर देखिए। तो आइए इन चारों क्वेश्चंस को हम अब करते हैं सॉल्व, राइटिंग को देखते हैं, इससे रिविजन भी होता है। तो देखिए डिसोल्यूशन में क्या राइट्स है, तो लिखा राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव विल हैव द, उसका राइट है, जब फर्म डिसॉल्व होता है पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव कैन apply the property of the firm in payment of debts of the firm and to have the surplus distributed amongst the partners or their representatives according to their rights। यानी कि पहला राइट क्या है कि फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके फर्म की लाइबिलिटीज चुकाएं और सरप्लस अपने खुद के जो आपके राइट्स होते हैं उसके अनुसार बांट भी लें। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, after the dissolution of the firm, the authority of each partner to bind the firm and the mutual rights and obligations will still continue। इस सिंपल मतलब इस लाइन का क्या था, म्यूचुअल एजेंसीज continues even after dissolution for the purpose of winding up। कि ट्रांजैक्शंस जो शुरू हो गए पर अनफिनिश्ड है वहां पे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। But the firm in no case bound by the acts of a partner। इस टाइप के केस में क्या लिखा है, firm is not bound by the acts of a partner who is declared insolvent। कोई पार्टनर अगर insolvent डिक्लेयर हो गया है, firm in no case bound by him। तो पहले आपके क्या क्या राइट्स हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का इस्तेमाल किया गया लाइबिलिटी चुकाने में, सरप्लस को पीएसआर रेशियो में बांटा गया, म्यूचुअल एजेंसी अभी भी कंटिन्यू की गई, एंड अगर there are joint debts due from the firm and separate debts due from partner, तो इसमें भी एक रूल है, property of the firm will be used in payment of debts of the firm। अगर surplus बचता है then share of each partner may be applied in payment of his personal separate debts। this is fourth number point। ध्यान से देखो, मैं फुल पेज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है क्योंकि इसमें बहुत सोच सोच के लिखा जा रहा है। इस पर आप केस स्टडी देखोगे एक बड़ा साइज का एग्जाम में, जहां पूरा दे देगा फर्म का लाइबिलिटी क्या है, इसका लाइबिलिटी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी अभी भी कंटिन्यू रहेगा क्या। तो जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं दे विल श्योरली रिमेंबर मी, एंड बाद में आप मुझे लिख कर भेजोगे कि कैसा हुआ। और सेपरेट डेट्स अगर कोई पार्टनर के हैं, पार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी को फर्म के लिए पहले यूज नहीं किया जाएगा। सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ फर्म विल बी फर्स्ट अप्लाइड इन द सेपरेट डेट्स and surplus in payment of debts of the firm। तो आज ही तुम ये पांचों को बहुत अच्छे से याद करोगे। ऐसे तो तुमने पढ़ा था, पर आज जब वापस पढ़े हो तो लग रहा था ना कितने पॉइंट्स आपके मिसिंग हो रहे थे, इसको जरूर से करोगे। नेचर ऑफ शेयर्स की बातें हो रही थी। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, इट इंक्लूड स्टॉक, इट इज योर इंटरेस्ट इन द पेड अप कैपिटल, आपका इतना का इंटरेस्ट है। नो वन इज ओनर ऑफ द कंपनी, इट इज अ मेजर ऑफ द इंटरेस्ट इन द कंपनीज एसेट्स। ये सब लैंग्वेजेस मिल रहा है। इट इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, यू आर ओनली हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट, दे आर नॉट पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये इस केस लॉ में होल्ड किया गया था, हेल्ड किया गया था। और क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं शेयर होल्डर्स के, वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में बताए जाते हैं। शेयर होल्डर हैज नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगेंस्ट द कंपनी बट देयर आर सर्टेन राइट्स, जो कंपनीज एक्ट में भी शेयर होल्डर्स को कई राइट्स दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये लर्न है, ये लर्न है, दिस लाइन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इन द मैनर डिटर्मिन्ड बाय आर्टिकल्स, सब लाइन्स पढ़ोगे।
एंड फिजिकल शेयर्स की नंबर भी होती है, उसको हर डिस्टिंक्टिव नंबर्स बोलते हैं। डीमैट में शेयर्स की कोई नंबर नहीं होती है, बट फिजिकल शेयर्स की नंबर्स भी होते हैं। तो स्टार्ट रीडिंग दिस कि शेयर्स मीन्स, पहले तो शेयर का गंदा डेफिनेशन दिया है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। इट इज अ मेजर ऑफ द इंटरेस्ट इन द कंपनीज एसेट्स। ये सब वर्ड्स दिख रहा है, तो ये लर्न करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट से बेटर होता है पढ़ाई। एक बार, 4 बार, 5 बार, 5 महीना में पढ़ लिए चैप्टर वाइज, एग्जाम के कई दिन पहले ना क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट पढ़िए। और ये क्वेश्चंस जैसे हवा में नहीं आए, एमटीपी आरटीपी के सारे गंदे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया मैंने। अब एग्जाम में सारे गंदे नहीं आएंगे, पर 3 गंदे आएंगे, तो अपने को 3 गंदा भी क्यों छोड़ना है। और ये जो केस लॉ दिख रहा है आपको, उसमें क्या बोला गया था, तो ये है नेचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स में शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपका इंटरेस्ट इन द कंपनीज एसेट्स। यू आर हैविंग इंटरेस्ट ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड, यू आर नॉट द ओनर। आपके जो राइट्स हैं शेयर्स में, वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब करता है। एंड कंपनीज एक्ट भी शेयर होल्डर को कुछ राइट्स देते हैं। यहां पे ये बताना था। एक तो क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताओ, तब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ये था नेचर ऑफ शेयर्स के ऊपर कमेंट, क्या राइट्स होते हैं उसके ऊपर कमेंट, एंड नंबरिंग। डीमैट में नंबरिंग नहीं होते हैं, पर इधर तो होते हैं ना, यस और नो। वैसे ही सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, सब एजेंट जो है वो एजेंट के अंदर काम करता है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल के अंदर काम करता है, तो इसलिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। सब एजेंट जो है, एंड एजेंट सब एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट सब्सटीट्यूटेड एजेंट के लिए एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अपना रेम्यूनरेशन सब एजेंट प्रिंसिपल से नहीं मांग सकता, यहां पर आप प्रिंसिपल से मांग सकते हैं अपना रेम्यूनरेशन। एंड एजेंट थर्ड पार्टीज को भी लायबल होता है सब एजेंट के काम के लिए, पर इधर पे एजेंट की लाइबिलिटी नहीं होती है। तो स्टार्ट रीडिंग, प्रैक्टिस करिएगा, फिर से आ सकता है। फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन ऑलरेडी डन नंबर ऑफ टाइम्स, सो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मैं आपको एक रीडिंग टाइम दे रहा हूँ, 4 के सारे पार्ट्स को आप पढ़िए, दे आर गुड वंस। स्पेशली ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट हैं। कैसे पता चला सर, हमेशा आदत डाल लेना क्वेश्चन के इस लास्ट पार्ट को देखकर। नेक्स्ट लास्ट या फर्स्ट लाइन में मिल जाता है, ये एनआई एक्ट का पार्ट है, क्या ये इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। ये वापस एनआई एक्ट का पार्ट है, यहाँ स्टॉप पेमेंट का एक क्वेश्चन है, दिस इज गुड। अब ये मिलके करेंगे। चलिए स्टार्ट डूइंग दिस। यू हैव 3 minutes टू रीड द क्वेश्चन।
लेआउट कर दीजिए। नाउ साहिल एक कार डीलर है एंड राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार टू साहिल बाय फ्रॉड। तो फ्रॉडस्टर कौन हुआ? राजू। साहिल क्या कर सकता था? कैंसिल कर सकता था। साहिल कुड नॉट फाइंड दैट द कार वाज एक्सीडेंटल। अक्षय कस्टमर विजिटेड द वर्कशॉप ऑफ साहिल। तो पता है इस टाइप के क्वेश्चन में इतने सारे जब नाम इन्वॉल्व होते हैं ना तो उनको पहले देखना चाहिए पहले कॉन्ट्रैक्ट किसमें हुआ, साहिल राजू, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फ्रॉड से हो रहा था, राजू फ्रॉडुलेंटली किया है ना। अक्षय आया और साहिल को पूछा, अक्षय इन्फॉर्म साहिल इज इंटेंशन विद द कंडीशन दैट द कार शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट। साहिल सोल्ड दैट कार टू अक्षय एरोनियसली बिलीविंग दैट इट डिड नॉट फेस एनी एक्सीडेंट, यानी कि चोर नहीं है। साहिल और अक्षय के बीच में क्या हुआ है, बाद में पता चला अक्षय को कि वो तो गलत था और वो जाके बोला कि हम तो इसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो दिस वॉज मिस रिप्रेजेंटेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड इन्वॉल्व था, इस वाले में मिस प्रेजेंटेशन है ना। आफ्टरवर्ड्स अक्षय फाउंड दैट द कार वाज एक्चुअली इन एक्सीडेंटल केसेस, वो डैमेजेस और अवॉइड करना चाह रहा है। टेकिंग इनटू अकाउंट, टेल मी वेदर अक्षय वाज एलिजिबल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। पूरा मिसप्रेजेंटेशन समझाना पड़ेगा, नॉट द फ्रॉड वन। एंड क्लेम डैमेजेस फ्रॉम साहिल। डैमेजेस आप क्या मांग सकते हो? मिसप्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस नहीं मांग सकते, या आप मांग सकते हो, सोचिए। और वैसे नहीं सोच पा रहे हो तो ये रहा आपका आंसर, ये देखिए। वो और क्या क्या मांग सकता था वो भी हमने थोड़ा शो कर दिया यहाँ पर कि मुझे सही कार दे दो, वो भी चलेगा, बट ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस आप सिर्फ फ्रॉड में कर सकते हो। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मिस प्रेजेंटेशन हुआ है फिर भी आप कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। वो भी कुछ केसेस होते हैं ना जहां ऑर्डिनरी डिलीजेंस पता चल लगा करके यूज करके आप पता लगा सकते थे मिस प्रेजेंटेशन के बारे में, उस केस में फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते। स्टार लगा लीजिएगा, पक्का? वेरी गुड। तो क्या कई बार क्या होता है क्वेश्चन लगता है फ्रॉड का पर हमें आंसर करना हो रहा है मिस प्रेजेंटेशन वाला एंगल। तो व्हाट इज द कैच? क्वेश्चन पेपर में आपको थोड़े से इस टाइप के नोटेशंस बना के इमेजिन करने पड़ेंगे। आपसे वो फ्रॉड वर्ड पढ़ के फ्रॉड के एंगल से सोचने लगोगे तो गलत हो जाएगा। नाउ काजल वाइफ ऑफ अजय इज लूनाटिक, पगली है। शी परचेज डायमंड सेट फ्रॉम अ फेमस ज्वेलर्स ऑन क्रेडिट। द ज्वेलर डिमांडेड फ्रॉम हस्बैंड अजय। The jewelers filed suit against Ajay for recovery of the diamond set. देखो हस्बैंड की लाइबिलिटी होती है बट फॉर नेसेसरी गुड्स। ये कौन सा केस लग रहा है आपको? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं। अगर नेसेसरीज होता तो हम प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते थे। नेसेसरीज के लिए वाइफ को एजेंट ऑफ हस्बैंड भी मान लेते हैं, बट यहाँ पे क्या प्राइस फ्रॉम अजय ले पाएंगे जो इसका? रियल लाइफ में तो ऑफकोर्स आप बोलोगे ले पाओगे, बट एग्जाम में परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पे आपको सेक्शन 68 समझाना था इन द आंसर, एंड यहां पर प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकता था नेसेसरीज अगर होता, पर ये तो नेसेसरीज भी नहीं है, आपको समझाना पड़ेगा, तो इसलिए रिकवरी नहीं होगा। जो पैराग्राफ चेंजिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप बहुत कुछ यहां से खो जाओगे आपके आंसर्स में। नेक्स्ट, ये इनलैंड है या फॉरेन है, दिस इज़ वेरी सिंपल, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल अगेन। मैं आपको एक क्वेश्चन, हाँ रोमन 3 पढ़ के बताइए। रोमन 3 पढ़िए, बी का रोमन 3। बी अ रेसिडेंट ऑफ आगरा ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन आगरा ऑन अ मर्चेंट इन न्यूयॉर्क एंड पेबल इन दिल्ली। अब बताइए ये इनलैंड है या फॉरेन है? न्यूयॉर्क देखते लोग फॉरेन बोल देते हैं, पता चलता है ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज इनलैंड में एक वन ऑफ द ऑप्शन ये भी था, ड्रॉन इन इंडिया तो है ही, चलो फर्स्ट कंडीशन, एंड एक सेकेंड ऑप्शन के अंदर 2 ऑल्टरनेटिव दिए गए, पेबल इन इंडिया, हाँ सर पेबल इन इंडिया, और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो चाहे ये मर्चेंट इन न्यूयॉर्क पे ड्रॉ हुआ है पर पेबल इन इंडिया आ गया ना तो ये इनलैंड माना जाएगा। नेक्स्ट 4A रोमन 2, हर्षा डोनेटेड एनजीओ को बाय चेक फॉर स्पॉन्सरिंग एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, लेटर ऑन फाउंड दैट एनजीओ वाज अ फ्रॉड एंड डिड नॉट एंगेज इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। तो स्टॉप पेमेंट करवा दिया, चेक डिसऑनर हो गया, एंड एनजीओ ने डिमांड नोटिस दिया कि अरे हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आप स्टॉप पेमेंट किए। सुनो, एक दिन मैंने पढ़ाया था कि मैंने आपको चेक दिया, फंड्स की कमी थी, तो मैं होशियारी ज़्यादा लगा रहा था कि अब तो लिखा हुआ आएगा डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, मैं ही स्टॉप पेमेंट करवा देता हूँ, और मैंने ही आंसर बताया था ऐसे स्टॉप पेमेंट्स इस टाइप के इंटेंशन से जब किए जाते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। सेक्शन 138 पूरा समझाओगे।
बट इस क्वेश्चन में 138 का मेन क्राइटेरिया भूल गए। जो चेक दिया जाता है वो कोई इन डिस्चार्ज ऑफ एनी लीगली इन्फोर्सिबल डेट होना चाहिए। ये तो आप एनजीओ के लिए चेक दे रहे थे, तो यहां पे 138 लगेगा ही नहीं, वो कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का इंडियन जुडिशरी में क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, देख लेंगे। उसके अलावा आप देखोगे 5A रोमन 1, ये सब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन है। ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन, जबकि कोअर्जन वर्ड मिल रहा है, क्योंकि पर देखना क्या हुआ है यहाँ पर, यू विल अंडरस्टैंड। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये नहीं करना। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट 5B रोमन 1 के जगह यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, राइट शॉर्ट नोट ऑन इस पर शॉर्ट नोट दूं आपको, गुडविल सॉरी पब्लिक नोटिस, कि कब पब्लिक नोटिस देना, कैसे दिया जाता है, कब कब दिया जाता है पब्लिक नोटिस एक फर्म में, उसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट रेडी करोगे। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आइए इस दोनों क्वेश्चन को, अच्छा सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पहले ये देख लेते हैं। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। अब सुनने में तो बहुत इजी लगता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट हाउ विल यू राइट? ये देखिए, मैं हट जाता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। स्टार्ट रीडिंग। अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी नंबर 1, यहां पे चीफ जस्टिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस आर्टिकल। प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा लर्न करने का मतलब, दिस इज डेंजरस एक्चुअली, वर्ड्स ठीक से नहीं हो ना, और इंडिविजुअल को कोई रिलीफ चाहिए तो वो रिट पिटीशन भी फाइल कर सकता है। तो 4 पॉइंट्स यहां निकले। हाई कोर्ट में भी देखोगे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट, पॉइंट 1। हाई कोर्ट के ऐसे ऐसे जुरिस्डिक्शन होते हैं, पॉइंट 2। इंडिविजुअल को कोई रेमेडीज चाहिए होता है तो रिट पिटीशन का, तो वो आर्टिकल 226 का सहारा ले सकता है। तो देखिए, ऐसे आपको आता था सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, बट जब एग्जाम में रटा हुआ आंसर लिखना होता है तो कैसे ये तीनों पॉइंट्स आपके पूरे खिल के आने चाहिए, ये हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। स्टार्ट डूइंग इट। वैसे आपको तो PDF मार्क्ड मिलेगा, तो यू विल बी एबल टू डू इट, बट प्लीज स्पेंड टाइम ऑन दिस, जरूर करिएगा। नाउ क्वेश्चन 5A, Rajnikant agrees to sell some specific goods coming on a ship named Titanic to Chiranjeev, which will be delivered on the arrival of Titanic. The ship arrived at the port, but the goods were not found on the ship. तो ये क्या चीज़ हो गया? ये अग्रीमेंट टू सेल का केस है, ऊपर से कॉन्टिंजेंट गुड्स हो गया, फ्यूचर गुड्स हो गया ना, मतलब बेसिकली शिप नेम टाइटन, कॉन्टिंजेंट गुड्स हो गया। द शिप अराइव्ड बट द गुड्स वर नॉट फाउंड। ओनरशिप अभी भी सेलर के पास ही था। चिरंजीव हैड टू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम द ओपन मार्केट एट अ हायर प्राइस। चिरंजीव sued रजनीकांत फॉर रिकवरी ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट ही मेड फॉर द गुड्स। क्या रजनीकांत कॉम्पनसेट करेगा चिरंजीव को? ओनरशिप क्या ट्रांसफर हो गई थी? क्या रजनीकांत कॉम्पनसेट करेगा? हमेशा प्रोविजंस याद करना। पहले तो कॉन्टिंजेंट गुड्स सही है, अग्रीमेंट अभी भी ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास है। अभी भी ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास है। एज देयर वाज नो सेल, चिरंजीव कैन नॉट रिकवर एक्स्ट्रा पेमेंट। कोई सेल हुआ ही नहीं अभी कंप्लीट, तो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट उससे कैसे रिसीव करूंगा? लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको? I cannot recover it from the seller. Okay. Next question. सौरभ परचेज इलेक्ट्रिक स्कूटर कोअर्जन करके, विवेक सोचा हम कंप्लेन करेंगे, बट कंप्लेन करने के पहले वो एक विनय नाम के आदमी को बेच दिया जो गुड फेथ में लिया है। क्या विनय से अब रिकवर किया जा सकता है? ये नीमो डैट क्यू और नॉन हैबिट का एक्सेप्शन है। When a person has possession of goods under avoidable contract, coercion एक avoidable contract है, and before the same could have been avoided, he already passed on the title to someone else. Language मिल रहा है? Whether Vivek was correct in his decision? Vivek wanted to file a complaint, नहीं कर पाएगा, because एक थर्ड पार्टी कंसिडरेशन एंड गुड फेथ में गुड्स को खरीद लिया है,
तो अब कुछ नहीं हो सकता। कहाँ लिखा हुआ है आप देखोगे, पक्का। फिर एक क्वेश्चन मैंने दिया था, फर्म एंड पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये शायद मैंने यहाँ चेंज किया है क्वेश्चन में, एक जस्ट अ सेकेंड। ओ आंसर चेंज हो गया पर ये चेंज नहीं हुआ है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट नोट पब्लिक नोटिस छोड़ दीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन में सब कुछ खत्म है। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन मतलब एक पार्टनर हो सकता है रिटायर हुआ हो, मर गया हो, बट बाकी पार्टनर्स तो अभी भी हैं। पढ़ के देखिए, फर्म में ये सब होता है, यहाँ सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये कोड भी कर सकते हैं, ये विदाउट कोड भी हो सकता है, वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू। तो ये एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। दिस इज अगेन अ वेरी पॉपुलर डिफरेंस। तो आप पेपर में देखोगे ना, एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, ऐसे 2-3 नहीं आते हैं, और हो सकता है बाकी भी जो आए हैं वो कॉन्सेप्चुअली कुछ अप्लाई करने के लिए आएगा। तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में अब जाने वाले हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ना गंदा दिया ऐसे, आपको गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की बहुत कुछ आता है, डिफाइन करने दे दिया, एंड फीचर्स बताने बोल दिया ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई विल शो इट टू यू। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नॉट नेसेसरी। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, डायरेक्ट है, नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रेटिफिकेशन एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट ऑफ अ पर्सन for whom the acts are done, and what is the effect of ratification, and rights of unpaid seller against the buyer। इसमें भी बहुत लोग lien and stoppage in transit लिख के आ जाते हैं, you cannot write that, वो तो goods के अगेंस्ट में होता है। तो ये चारों ही गंदे सड़े हुए क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको ये चारों क्वेश्चंस पर आपको यहां पर रीडिंग करवाता हूं। सो डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और इसमें देखो 3 पार्ट्स है, 1, 2 and 3। तो ये तुमको आइडेंटिफिकेशन अपने पेपर में सीखना पड़ेगा। फिर तुम लोग बोलता मार्क्स क्यों कम मिला, तुम एक पार्ट एक्सप्लेन कर देता, एक आते हुए भी तुम भूल जाता है। तो यू हैव टू ट्राई टू ब्रेक योर क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर ये पूछा जाता है आपको, लुक एट द स्क्रीन्स। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड ऑफ अ थर्ड पर्सन, किसी और का लोन आप चुकाएंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। फिर आप बता रहे हो यहां पे 3 पार्टीज हैं, उनको समझा रहे हो। व्हाट आर इसेंशियल्स, पर्पस क्या है, टू सिक्योर द पेमेंट। कंसीडरेशन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एंड ये वाली लाइंस देखो, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। एंड प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट हो सकता है, पर श्योरिटी को कॉम्पिटेंट होना जरूरी होगा। एंड देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और प्रॉमिस जिसके लिए आप परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो इतना डेंजरस है, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट आपके आंसर में नहीं होता है। सर आपको कैसे पता चला, मुझे पता है आप ये गलती कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये इनोवेटिव स्कीम लाया था कि गंदे क्वेश्चंस में कैसे बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए, दैट इज बीइंग शोन। स्टार्ट रीडिंग। तो जब भी एग्जाम दे रहे हो आप 27 में, 26, 28, ये सारे टेस्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस दरकार है। कई लोग पूछते हैं ना, हम लिख कर कैसे प्रैक्टिस करें, आओ ना करो जो मैं बोल रहा हूं, पूरे बुक को देख करके नोट्स बनाना और खुश होना कितना मेहनत किया है। मेहनत इन द रॉन्ग डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू हेल्प, पक्का। तो ये सारे फीचर्स नहीं पढ़े होंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो हर दिन मुझे पूछा जाता है और ये मैं हर दिन बोलता हूं। और एक चीज देखो, जो गारंटी मिस प्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट से लाया गया वो इनवैलिड माना जाता है। राइटिंग नहीं नेसेसरी, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। और देखो, को श्योरिटीज अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर वो गारंटी वैलिड नहीं है। तो ये सारे फीचर्स के अंदर आने वाले हैं। पर्पस, कंसिडरेशन के एस्पेक्ट्स बहुत सारे, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, मिसप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट्स अगर पाया जाए अबाउट मटीरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट इज इनवैलिड। राइटिंग, ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटीज, सारे पढ़िए अभी के अभी।
वीडियो पॉज कर लीजिएगा घर पर, वापस से देखिएगा, इस पीडीएफ को भी देखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ रैटिफिकेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या राइट है, ही में रैटिफाई, ही में डिसोन। इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रैटिफिकेशन भी बताओगे। रैटिफिकेशन का मीनिंग इज अप्रूविंग एन अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, ये हमारा क्वेश्चन 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, और फिर था हमारा कि व्हाट इज द इफेक्ट, मतलब क्या क्या और इसेंशियल्स है वो भी आप बताओगे इस आंसर के अंदर। तो इट इज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, बट मुझे लगता है रैटिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशली इस पर एक केस स्टडी भी बहुत फेमस था कि आप किसी एक्ट को अगर रेटिफाई करते हो, थर्ड पार्टी शुड नॉट बी एक्सपोज टू लॉस। सपोज आप लैंडलॉर्ड हो, आपका टेनेंट रहता है, भाड़ा नहीं दे रहा है, जो भी कर रहा है, आपका जो एजेंट है वो जाके उसको नोटिस दे दिया आपसे बिना पूछे, घर खाली करो, और आपको आके बोलते हम घर खाली कराने का नोटिस दिया है, आप रेटिफाई करिए। यू मे नॉट रेटिफाई ऑल्सो, बिकॉज इस रेटिफिकेशन से वो बेचारा घर खाली करना पड़ जाएगा, जबकि मैंने उसे एक्चुअली बोला नहीं था। पक्का एवरीवन? And once you ratify, it takes effect as if it was an authorized act. And last part of the question, what are rights of unpaid seller against the buyer personally? गजब है, गजब। इतना इजी होता तो मैं क्वेश्चन क्यों देता। सबसे पहले द प्रॉपर्टी अगर पास हो गई है, ऑफ कोर्स हो गई है, and the buyer wrongfully neglects to pay the price, the seller can sue for the price when the ownership has passed. Suit for interest, the seller may sue the buyer for interest from the date of on which the price was payable, वहां से इंटरेस्ट के लिए भी बोल सकता हूं। और एक damages for non acceptance, कि unpaid seller is ready and willing to, so seller is ready and willing to deliver the goods to the buyer and buyer wrongfully neglects, बायर ये वर्ड आना चाहिए। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस कब है? बायर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। कहीं और सस्ते में मिल गया होगा बेटा को। और एक देखो, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ऑफ प्राइस देने के पहले ही बायर बोल दिया हम नहीं देंगे प्राइस, तो सेलर के पास दो ऑप्शन है। एंटीसिपेटरी ब्रीच याद है वैसा, ही मे डिसाइड टू वेट एंड ही मे इमीडिएटली स्यू, वो वाला एक्सप्लेन किया गया है। तो गजब है, मैं बोल रहा हूं ना आपको, गजब, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आपने पॉज करके नहीं देखा है आप भूल जाओगे। फिर भी एक दो क्वेश्चंस मैं अगर अपने टेस्ट पेपर में नहीं डाल पाया, पर मैं बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यू राइट्स स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट है। कोवेनेंस रनिंग विद द लैंड, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, इसको लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। ये शायद मेरे टेस्ट पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, पर अभी इनडायरेक्टली मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर मैंने एक और बोला था कि ये यहाँ पे था ना, वॉलंटरी प्रॉमिस अगर आप कर देते हो, वॉलंटरी कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट एक्ट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन टेस्ट पेपर में मेरे बनाने में मन में इच्छा रह गई, पर ये आप प्रैक्टिस करिएगा। मिस्टेक्स के ऊपर, बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन पाया, पर ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। ये सब कुछ क्वेश्चंस ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा, इट शुड नॉट बी मिस्ड। एंड बाकी सब कुछ जो जो पढ़ाया गया था, ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस 4th सेशन। एक 5th अगर बनेगा तो उसकी क्वेश्चन आंसर्स आएगी, उसकी वीडियो नहीं आएगी, बिकॉज अब एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे कोई भी यूट्यूब चैनल में जाके टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपना बुद्धि लगाइएगा। ऑलरेडी बहुत सामग्री आपके पास है, फिर भी मैं सजा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मिस नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।